चल रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग अनसॉल्व लगा रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का। दोस्तों इसी के आगे आज हम लोग सिलसिला लेकर के चलने वाले हैं कि दोस्तों कल हमने अनसॉल्व लगाया 3 वीडियो में, लगभग मैं 1 अनसॉल्व आप लोगों को दे पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, अपलोडिंग करने में समस्या देती है। दोस्तों यहीं से मैं बता दूँ, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का सेट चल रहा है कि जो केमिस्ट्री का हमारे पास में यहाँ से सेट चल रहा है बच्चे, इसको ध्यान से देख करके चलना, ठीक है। दोस्तों हम लोग यहाँ से केमिस्ट्री का सेट नंबर यहाँ से 1 लगा रहे हैं। पेपर का कोड हमारे पास में दोस्तों 347 है। 347 ए का WA वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हमारा मानना ये है, हम लोग 4 साल का यदि पेपर हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं, तो चीज़ों को समझने में हम लोग को क्या पड़ता है, आसानी पड़ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 4 साल का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लगाएंगे। 2020 का लगा लेते हैं दोस्तों, इसके बाद में 21 का लगा लेंगे, फिर 22 का लगा लेते हैं, फिर हम लोग 23 का लगा लेंगे। अंडर उसके बाद में जो आप लोगों का एग्जाम्स के पहले जो आप लोगों को 2-4 दिन मिलेगा, उसके बाद में आप लोगों को 2024 का जो नया वाला सेट आया हुआ है, उसमें एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसको मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें करवाऊंगा। लगभग हम लोग अभी 4 साल का आंकड़ा टच करके चल रहे हैं कि 4 साल वाले जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 का मतलब ये है कि दोस्तों ये हमारा सेट नंबर 2 का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देख लिया जाए, उसके बाद चीज़ों को यहाँ से हम लोग लगाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का वाला जो आप लोगों को दे करके रखा है, फैराडे के नियम तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। 4 के का वाले में आप लोगों को यहाँ से दिखाई क्या दे रहा है दोस्तों, 4 के वाले में आपको कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण परिवर्तित अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, ऐसा क्यों, और बताइए कि परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हुए हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में ये क्या होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप लोग देख करके चलना कि हमारे पास में यहाँ से कह क्या रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण क्यों दर्शाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहेंगे तो 4 का हमारे पास में जो सीरीज चल रही है, कह रहा है कि डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, ये 2 प्रकार की संयोजकता व्यक्त करते हैं। अच्छा, 2 प्रकार की संयोजकता व्यक्त करने का मतलब क्या होता है, एक तो दोस्तों यहाँ से ये जो हमारे पास में होता है, अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, क्या करते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, और दूसरा यहीं से क्या करता है, परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करता है। ध्यान से देख करके चलना, कह रहा है कि ये परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैंने कहा कि पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये आपस में जो अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाते हैं, ये अनुचुंबकीय लक्षण क्यों दर्शाते हैं। दोस्तों ये मानना होता है कि डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, इनके वाह्यतम कोष में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के होने के कारण ये आपस में क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, इनके वाह्यतम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डी कक्षक होता है। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब उत्तर मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। डी कक्षक में दोस्तों क्या होगा, डी कक्षक में तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, इसका मतलब यहाँ से कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, ये चीज़ें होती हैं। जैसे हमने कहा कि डी कक्षक हमारे पास में कितना होता है, 3 हो जाएगा। डी कक्षक के पास 4 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक के पास 5 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक के पास कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। जो डी कक्षक दोस्तों हमारे पास में बनता है, इसके पास में 5 कक्षक होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। जिस तत्व में के वाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। जैसे कह रहा है कि एक हमारे पास में यहाँ से मैं बना देता हूँ कि ये भी हो जाएगा। इसके वाह्यतम कोष में दोस्तों कितना होता है, 4 ऐसे कितने होते हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वाह्यतम कोष में दोस्तों यहाँ से देख करके हम लोग चलते हैं, तो इसके वाह्यतम कोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास में तत्व हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे, ठीक है, इसी की ओर ये आकर्षित हो जाते हैं। तो डी कक्षक के आकर्षित करने का मतलब यहाँ से ये होता है कि अपनी ओर ये किसी को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो एक नंबर हमको यहाँ से पता चल जाता है कि डी कक्षक के डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण दर्शाने का दोस्तों रीजन एक ही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने वाह्यतम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 21 होता है, तो 21 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा बच्चों, तो पर 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में होता क्या है, चलिए पहले देख लेते हैं। हमने कहा कि परमाणु क्रमांक हम लोग 23 अच्छे से देख लेंगे कि बताओ ये आकर्षित करता है कि नहीं। तो यहाँ से परमाणु क्रमांक 23 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, यहाँ से 2s2, 2p6 होता है, यहाँ से 3s2, उसके बाद में दोस्तों 3p6 होता है, 4s2 होता है, 3d कितना होगा, 3 होगा। ये हमारे पास में 23 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसको बोलेंगे 10, 10 कितना होगा, 20, 3 कितना होता है, 23। अच्छा, इसी का हम लोग बना लेते हैं कि वाह्यतम कक्षा तो हमारे पास में 3d यही आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 जो हमारे पास में आ रहा है, इसके वाह्यतम कोष में डी कक्षक हमने बना लिया। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये तत्व जब किसी के पास में जाता है, तो हमेशा ये आकर्षण बल दर्शाता है, क्या करता है, किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित कर लेता है, और जो
किसी की ओर आकर्षित कर लेते हैं, वो हमेशा रंगीन आयन का भी निर्माण करते हैं। तो कभी-कभी आप लोगों से ये भी पूछ लेगा कि डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित क्यों करते हैं? किसी की ओर अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? तो इनका बस दोस्तों एक ही रीज़न हमारे पास है, मैं सामने से हट जाता हूँ। रीजन यहाँ से यही दर्शाता है कि डी ब्लॉक के तत्व के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये आकर्षण बल दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय है, इसका मतलब ये क्या है, रंगीन आयन का हमेशा निर्माण करते हैं। एक बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए बच्चा, अब हम इसके आगे लेकर के चलते हैं कि और हमारे पास में चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो कह रहा है कि ये परिवर्ती संयोजकता क्यों व्यक्त करते हैं, हमको ये बताओ। तो हमने कहा कि परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करने का इनका ये मतलब होता है कि ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते क्यों हैं। तो हमने कहा कि परिवर्ती संयोजकता ये इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इनके कक्षा का जो वाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा आप लोग हमें ये बताओ, संक्रमण तत्व कहते किसे हैं। तो इसका मतलब जैसे कि हमारे पास में आवर्त सारणी बनी होती है, ये आवर्त सारणी के बीच में ये हमारे पास में क्या होता है, डी कक्षक होता है। डी कक्षक यही बीच में हमारे पास में है। डी में एस का भी गुण पाया जाता है, पी का भी गुण पाया जाता है, लेकिन डी कक्षक की जो एनर्जी होती है ये ज़्यादातर एस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो कह सकते हैं एस कक्षक जो हमारे पास में होते हैं और हमारे पास में क्या होते हैं, जो डी कक्षक होते हैं, लगभग जो इनकी दोस्तों क्या होती है, ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। ये ऊर्जा समान होने के कारण ये अलग अलग संयोजकता दर्शाते हैं। क्या करते हैं? ये अलग अलग संयोजकता दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर गहनतापूर्वक देख करके चलना है कि डी कक्षक का जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ध्यान से देख करके चलना। तो डी कक्षक का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो n-1 से जो डी वाली कक्षक होती है, इस कक्षा की जो क्या होती है, ऊर्जा होती है, ये NS वाली जो हमारे पास में क्या होती है, कक्षक होती है, लगभग उस ऊर्जा के समान इसकी क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो डी कक्षक में उपस्थित तत्व की जो ऊर्जा होती है, NS वाले कक्षक में उपस्थित ऊर्जा के समान इसकी ऊर्जा होती है। इसलिए डी कक्षक जो होता है ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है। जैसे मैंने कहा कि परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, मतलब कैसे दर्शाते हैं परिवर्ती संयोजकता, हमने कहा कि आप देखे होंगे Fe होता है, Fe पर +2 आयन भी होता है, Fe पर क्या होता है, +3 आयन भी होता है। Fe किसी -2 वाले से भी संयोग कर सकता है, Fe किसी -3 वाले से भी संयोग करता है। हालांकि ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो -3 वाले से भी संयोग करेगा, -2 वाले से भी संयोग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण, वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इसलिए होते हैं क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा रह जाता है, तो वो किसी में जाकर के चिपक सकता नहीं है, तो दूसरे वाले तत्व के पास में ही जाकर के चिपकेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और अपनी ऊर्जा को खो करके छोटी कक्षा के बराबर अपनी ऊर्जा बना लेते हैं। तो इस कारण ये तत्व किसी के साथ में भी जाकर के क्रिया कर सकते हैं, 2 संयोजकता वाले के साथ में भी, 3 संयोजकता वाले के साथ में भी। इसलिए इनके ये जो तत्व होते हैं परिवर्ती संयोजकता क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। n-1 डी की कक्षा और ns की कक्षा की ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होने के कारण। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद आप लोगों को जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट करिए। अब करेंगे लेंथेनाइट संकुचन हमारे पास में होता क्या है, इसको हम लोग पहले देख करके चलते हैं कि लेंथेनाइट संकुचन हमारे पास में है क्या। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख के चलते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलना, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही हैं। हमने कहा कि दोस्तों पहले आप लोग अनसॉल्व लगाओगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन 2-4 सेट अगर सॉल्व कर लेते हो ना, तो इतना विश्वास मानो कि आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। थोड़ा अपने आप में एक प्रकार की एनर्जी आ जाती है कि हाँ यार, अब हम ये चीज़ें तो क्या करते हैं, कर सकते हैं, बहुत आसान है केमिस्ट्री, ऐसा ही आप लोगों के मन में लगेगा। तो यहाँ पर करा कि लेंथेनाइट संकुचन को बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 4 का जो हमारे पास में का चल रहा है, इसका सेकंड वाला हम लोग देख करके चल रहे हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से आप लोग समझते रहिए। तो दोस्तों 4 के काम में जो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों। तो 4 के काम में हमको यहाँ पर कह रहा है कि लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट करिए। अच्छा ध्यान से देखना कि लेंथेनाइट संकुचन हमारे पास में क्या होता है। लेंथेनाइट का मतलब क्या होता है, एफ ब्लॉक की बात कर रहा है। किस ब्लॉक की बात कर रहा है? तो एफ ब्लॉक में अगर बच्चा हम लोग देख करके चलते हैं कि एफ ब्लॉक जो हमारे पास में होता है, इसमें तो हमको यही नहीं मिल रहा है। चलो
एफ ब्लॉक में हमने कहा कि अगर लेफ्ट से हम लोग किधर जाते हैं, राइट की ओर जाते हैं, तो लेफ्ट की से राइट की ओर जाते हैं तो बच्चा परमाणु त्रिज्या हमको क्या होती है, छोटी होती हुई चली जाती है। तो बाबू लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है। तो हमने कहा कि परमाणु त्रिज्या तो क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने कहा कि त्रिज्या छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि परमाणु क्रमांक छोटा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो परमाणु क्रमांक का आकार क्या होगा, बड़ा। अब हमने कहा कि जैसे नाभिक होते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक का आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पर देख के चलो कि अगर इसके बीच में कहेंगे सर अगर परमाणु छोटा है तो नाभिक कैसे बड़ा हो सकता है, तो हमने कहा कि परमाणु छोटा है सही है, लेकिन नाभिक का आकार बड़ा कैसे हो सकता है, परमाणु छोटा है, ये बात समझ के चलो। अब इसके नाभिक वाले में अगर लास्ट वाले का हम लोग देख के चलते हैं तो लास्ट वाले के पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम, और इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले जाते हैं। अब बाबू यहाँ पर जो इसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो हमने कहा कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसके नाभिक क्या होता है, बड़ा होता है। अब हमने कहा कि इसका नाभिक क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन कक्षा क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन इसका कक्षा हमने कहा क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन नाभिक इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो बताओ ये वाला नाभिक इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींच कम पाता है। तो नाभिक का आकार यहाँ पर बड़ा होगा तो इसको अपनी ओर क्या करता है, खींच ज़्यादा लेता है। तो ये वाली कक्षा ज़्यादा सिकुड़ती है कि ये वाली कक्षा ज़्यादा सिकुड़ेगी, हमने कहा जिसके नाभिक का आकार जितनी ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा छोटी खींचेगा। हमने कहा कि जैसे मैं कोई पहलवान हूँ, मैं किसी को पकड़ के खींच रहा हूँ तो मैं छोटा पहलवान हूँ, तो मैं स्लो मोशन में उसको पकड़ के खींच पाऊँगा। लेकिन अगर खली आ जाएँगे तो खली पकड़ करके तुरंत ही क्या करेंगे, खींच लेंगे, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा वो बड़े हैं। जब नाभिक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको कक्षा को अपनी ओर तुरंत ही क्या करेगा, खींच लेता है। तो मतलब इस पर संकुचन प्रभाव ज़्यादा लगता है, परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा लगेगा, इस पर परिरक्षण प्रभाव कम लगता है। ये वाला ज़्यादा सिकुड़ेगा, ये वाला कम सिकुड़ता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो जो इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण जो परिरक्षण प्रभाव होता है, ध्यान से देख करके चलना, जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इसका संकुचन प्रभाव का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर संकुचन प्रभाव का मान इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। आवेश का मान बढ़ने के कारण नाभिक जितनी ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा कक्षा के समीप जाएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, मूव करके खींच लेता है। तो इसका मतलब एक बात तो हमको दोस्तों समझ में आ गई है कि जो नाभिकीय आवेश यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से जितनी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो संकुचन प्रभाव हमारे पास में क्या होता है, तो जब लेंथेनाइड तत्व में लेफ्ट से राइट की ओर जाया जाता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, किंतु नाभिक का आकार क्या होता है, बड़ा, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है और संकुचन प्रभाव भी क्या होता है, प्रभावित होता है, ज़्यादा होता है। यही रीजन होता है कि लेंथेनाइड में हमारे पास में क्या होता है, संकुचन प्रभाव का मान दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा कि 4 का ख वाला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है। इसको पहले इरेज कर दिया जाए, फिर चीज़ों को यहाँ से क्या किया जाए, समझा जाता है। चलो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग ध्यान से देख करके चीज़ों को क्या करेंगे, चलेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दो अपने ग्रुप में, जितने सभी लोग हो, ताकि सभी लोगों के पास वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, ग्रुप डिलीट हो गया, नहीं तो मैं खुद सब लोगों के पास सेंड कर देता। चलिए, इसमें दोस्तों हमको कह रहा है कि अ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाई एज़ोटीकरण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको कह रहा है कि पहले बेंजीन की, स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का समीकरण क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका हमें केवल रासायनिक समीकरण ही अकेले देख करके चलना है। इसको हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि एनिलीन हमारे पास में कैसे बन करके जाएगा। ध्यान से देखना, तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 4 का हमारे पास में जो क्वेश्चन दे रहा है, ये खा वाला क्वेश्चन दे रहा है। 4 के खा में दोस्तों हमको कह रहा है कि यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन यहाँ पर है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ से लगा देते हैं SO3H लगा देंगे। अब इसकी क्रिया दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से करवा देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन हमें बना करके चलना है। तो एनिलीन अगर यहाँ से बनाया जाएगा तो इसकी क्रिया हम लोग NaOH से करेंगे। बताओ, जब इसकी क्रिया हम लोग NaOH से करेंगे तो देखो यहाँ से ये दोनों चीज़ें आपस में क्या करेंगे, क्रिया कर लेती है।
ये दोनों जब आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, तो यहाँ से H2O क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, निकल गया। और यहाँ से हमारे पास में जो बना है, इसी के साथ में बेंजीन के साथ में क्या लगा है, SO3, और उसी के साथ में जाकर के यहाँ पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। अब इसी की क्रिया हम लोग पुनः दोस्तों क्या करेंगे, ये ध्यान से देख करके चलो, ये हमने ले लिया बेंजीन, यहाँ से क्या होगा SO3, और यहाँ से क्या है Na। अब इसकी क्रिया अगर हम लोग NaNO2 के साथ करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, इस समीकरण को हमें ध्यान से देख करके चलना है दोस्तों। इसमें हमें कुछ भी नहीं देख करके चलना है, डायरेक्टली हमको ये देखना है कि यहाँ से हमारे पास में बन क्या सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब एनिलीन अगर कहीं भी हम लोगों से क्या करेगा, बनवाएगा, तो एनिलीन दोस्तों यहाँ से क्या कियागा, बनवाने के लिए। तो अच्छा, चीज़ों को ध्यान से समझना, ये हमारे पास में SO3 क्या है, Na है। एनिलीन तो हमारे पास में कब बनता, जब बेंजीन के साथ में यहीं से NH2 लग जाएगा, तब इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, एनिलीन। यही जो NaNO2 है, इसी को अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इसी के स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान देना, जरा हम लोग यहाँ से NH क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो बाबू अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये दोनों आपस में बनेंगे क्या, हमने कहा कि ये आपस में इतनी पार्टी लेकर के अपना क्या होगा, अलग हो जाएगा, और पार्टी के साथ में अलग होगा, तो यहाँ से हमारे पास में बनाएगा क्या, Na2SO3, और उसके बाद में जब ये यहाँ से हट गया, तो ये एमीन इसके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में ये क्या बना है, बेंजीन, और इसी के ऊपर जस्ट यहाँ से क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ध्यान से देख करके चलना बच्चों, कि हमारे पास में अगर यहाँ से ये बनवा रहे हैं कि पहला रिएक्शन हमारे पास में क्या कह रहा है, अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं है दोस्तों। चीज़ों को ध्यान से समझ करके चलना कि हमसे कहलवा रहा है तो ये क्या कह रहे हैं और हम लोग बना क्या रहे हैं। तो हमको कह रहा है कि यहाँ से हमारे पास में अगर हम लोग देख करके चलेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो एनिलीन का निर्माण होता है। पहले NaOH से करा देंगे, तो जाकर के क्या बनेगा, जल बन जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से इसी जो प्राप्त हुआ उत्पाद, उसी की क्रिया हम लोग सोडियम एमाइड से करा देते हैं, तो हमारे पास में यहाँ से क्या बनेगा, जाकर के एमीन प्राप्त हो जाता है। अब यहीं पर दूसरा देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन तो हमें प्राप्त हो गया। अब कह रहे हैं कि जो एनिलीन प्राप्त होता है, इसी की कार्बिल एमीन की अभिक्रिया करना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कार्बिल एमीन के साथ करना है। अब दोस्तों अगर कभी भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया आती है, तो वो हमेशा क्लोरोफार्म की उपस्थिति में ही होती है। जो क्लोरोफार्म की उपस्थिति में अभिक्रिया यहाँ से हो रही है, ये मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास में क्या है, एमीन है। ध्यान देना, यहाँ से हमारे पास में क्या है, एमीन है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ में चलती है, CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या होगा, Cl, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, Cl, CHCl3 होता है क्लोरोफार्म का। इसकी हम लोग क्रिया करवा देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिख सकते हैं KOH, यहाँ से क्या होगा, KOH, और यहाँ से क्या मान सकते हैं, KOH के साथ कराते हैं। के जैसे ही देखता है क्लोरीन को, फिदा हो जाता है किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर सरकार। तो हमने कहा कि इसका ये बचपन का क्रश था, कौन क्रश था, पोटेशियम का क्रश, क्लोरीन था, लेकिन सोडियम नहीं रहता है तभी, क्योंकि ये छोट जूनियर मॉनिटर है क्लास का। अब ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे, 1 KCl, 2 KCl, 3 KCl, इसका मतलब यहाँ पर जो बना बाबू, ये क्या बना, 3 KCl बना हुआ है। ध्यान से देखना, एक H यहाँ से लेगा, ये OH लेगा H को, तो यहाँ से बना क्या लेगा, H2O। OH लेगा एक H को, तो बनाएगा H2O। OH लेगा एक और H को, तो बना क्या लेगा, H2O। 1 2 3, जल कितना बना है, 3H2O बना हुआ है। हमने कहा कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये सब कट गए, बचा क्या है, C अकेले बचा है। C जाकर के चिपक जाएगा इसके साथ में यहाँ पर। तो हमने कहा कि जो हमारे पास में बना है बेंजीन आइसोसाइनाइड, इसे आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया अपने आप में महारथी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चीज़ों को बढ़िया से देख करके चलें कि हमारे पास में क्या होगा, मेन प्रोडक्ट आपका यही बन रहा है दोस्तों। इसको ठीक तरीके से देख करके चलें और अच्छे तरीके से इसको यहाँ से क्या करें, समझ करके चलें, तब जा करके चीज़ें हम लोगों के साथ में बढ़िया तरीके से समझ में आ सकती हैं।
अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि बताइए कि इस अभिक्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त हो सकता है। तो ये है दोस्तों हमारे पास में क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों यहीं से हम लोग देख करके चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या हो सकता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चीज़ों को अच्छे तरीके से देख देख के चलते रहना दोस्तों। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर हमारे पास में और कुछ देख करके चलेगा तो चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अच्छे तरीके से उसको क्या करो, सॉल्व करके देखो आप लोग, फिर उसके बाद में देखते हैं कि हमें साथ क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो दोस्तों, यहाँ पर अगला करा है कि संघनन बहुलक क्या है। दोस्तों ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है, इस क्वेश्चन को कट कर देते हैं हम लोग। घ वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पीड़ाहारी, ठीक है, एनालिसिस, और उसके बाद में कह रहा है कि प्रशांतक और हमारे पास में पूर्तिरोधी क्या होते हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे करके हमें समझाइए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए हमें समझाइए कि क्या हो सकता है। ध्यान से देख करके चलना कि जो हमारे पास में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है 4 का घा, ध्यान देना दोस्तों, 4 का घा वाला। 1 नंबर तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमको कह रहा है कि पीड़ाहारी, क्या दे रहा है, पीड़ाहारी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसके उपयोग या सेवन के द्वारा द्वारा क्या होता है, दर्द से राहत मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीड़ाहारी। दर्द से छुटकारा पाई जाने वाले कार्बनिक यौगिक को पीड़ाहारी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये पीड़ाहारी है। पीड़ाहारी किसे कहा जाता है, ये तो हो गया पीड़ाहारी। अब उसके बाद में यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो पीड़ाहारी ये है, लेकिन हमने कहा इसका हम लोगों से एग्जाम्पल पूछेगा। तो दोस्तों एक जो इसका फेमस एग्जाम्पल होता है पैरा, और उसी के बाद में क्या होगा, सीटा, और यहीं से क्या होता है, मॉल, पैरासीटामॉल, और उसके बाद में यहाँ से क्या होता है, एस्प्रिन होता है। क्या देखते हैं, यहाँ से एस्प्रिन दवा होती है, ये भी इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा अगर हम लोगों से यहाँ पर देख करके चलेगा कि दूसरे इसके एग्जाम्पल हमारे पास में क्या